नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 11वीं क्लास, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर एवं करंट अफेयर के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 23। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? ऑप्शन है कृषि का क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र या बैंकिंग का क्षेत्र। तो याद रखिएगा, अगर भारतीय राष्ट्रीय आय की बात की जाए तो इसमें सर्वाधिक योगदान रहता है विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि जिसे आप रियल एस्टेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, विनिर्माण क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा, अगर बात 2023 की जाए तो 2023 में प्रति व्यक्ति आय तेलंगाना राज्य की सर्वाधिक रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई। तो याद रखिएगा, अगर बात की जाए भारत की राष्ट्रीय आय की गणना तो वह करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 1951 में की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो आप सभी जानते हैं भारत में दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था लागू है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था लागू है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होता है चीन। चीन में एक दलीय व्यवस्था लागू है, लेकिन भारत में बहुदलीय व्यवस्था लागू है। और यह प्रश्न निर्वाचन से संबंधित प्रश्न है, याद रखिएगा। और आप सभी जानते हैं भारत में बहुदलीय व्यवस्था यानी कि कई नेशनल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो काफी कॉमन प्रश्न है, और आप सभी जानते हैं निर्वाचन आयोग किसी भी दल को यह मान्यता देता है कि वह राष्ट्रीय दल है या प्रादेशिक दल है। इसके अलावा याद रखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी, यह डेट्स काफी महत्वपूर्ण रहती हैं, जनरली डेट से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, 1950 को किया गया था और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त जिन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों, यह प्रश्न पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और याद रखिएगा सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो इसका सही जवाब होगा पर्वतीय वर्षा। संसार की कुल वर्षा में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नेफोमीटर में किसका मापन किया जाता है? तो याद रखिएगा, नेफोमीटर में बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है अंडाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, चक्रवात की आकृति अंडाकार आकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है चक्षु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, चक्रवात यानी कि साइक्लोन का शांत क्षेत्र। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप चाहे तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा।
और ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी के ऊपर 5 वायुमंडलीय परतें मौजूद होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो दोस्तों अगर बात स्थायी तत्व की जाए तो वायुमंडल में सर्वाधिक जल वाष्प स्थायी तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित रहती है? यह भी काफी कॉमन प्रश्न है, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। वायुमंडल में लगभग 78.8% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक है। अगर बात की जाए ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन लगभग 20.95% या जिसे अपन ओवरऑल लगभग 3% या 3% कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम मात्रा में 0.03% पाई जाती है। और सर्वाधिक याद रखिएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, कौन सा त्योहार तिब्बती नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है? तो दोस्तों तिब्बती नववर्ष के रूप में लोसर त्योहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहां आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है भोपाल, चंडीगढ़, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली। तो याद रखिएगा वात्सल्य मेला नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है, स्वामी नारायण मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन है द्वारिका, पुरी, मथुरा या गांधीनगर। तो याद रखिएगा स्वामी नारायण मंदिर गांधीनगर गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो याद रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा का मंदिर एवं पशुओं के मेले का आयोजन किया जाता है। और इस पशु के मेले को ऊंटों का मेला भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि पुष्कर राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों काफी कॉमन प्रश्न है और आप सभी जानते हैं सर आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ऑप्शन है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या गर्मी में लोलक का या लोक का भार बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होता है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इस कारण से लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है। लोलक घड़ियां यानी कि पेंडुलम वाली घड़ियां, याद रखिएगा, और पेंडुलम से ही लोलक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई क्या है? दोस्तों श्यानता यानी कि विस्कोसिटी और इसकी इकाई होती है पॉइस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग का मतलब होता है जिस रफ्तार से आप पृथ्वी की कक्षा के बाहर जा सकते हैं, और वह है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसी रफ्तार से कोई भी स्पेसशिप या कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की सतह के बाहर जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और पलायन वेग को ही, पृथ्वी के पलायन वेग को ही एस्केप वेलोसिटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो पिंडों के मध्य दूरी 2 गुनी बढ़ा दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर आएगा? याद रखिएगा कभी भी अगर दो पिंडों के बीच दूरी बढ़ाई जाती है तो हमेशा उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, और अगर दूरी 2 गुनी बढ़ाई जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा उसके भार में 1/6 का अंतर आ जाता है। यह प्रश्न न्यूमेरिकल तौर पे भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा उसका भार घट जाएगा। और अगर न्यूमेरिकल टाइप से आपसे पूछा जाता है तो पूछा जाएगा एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो उसे आप 6 से भाग करिएगा तो 10 किलो उसका वजन चंद्रमा पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? दोस्तों यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अलग अलग स्टेट के पुलिस एग्जाम में पहले कई बार पूछा जा चुका है।
ऑप्शन दिए हैं जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, अग्नि अत्याधिक उच्च तापमान पर होती है। तो याद रखिएगा बॉयलर के अंदर उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर होता है, इस कारण से उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो जाता है बॉयलर के अंदर। अगला प्रश्न है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो दोस्तों एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होती है केल्विन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है नींबू के रस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों यह भी काफी कॉमन प्रश्न है और याद रखिएगा नींबू के रस में स्कॉर्बिक एसिड सॉरी विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। या डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि नींबू के रस में स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? दोस्तों रतौंधी रोग का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि आंख में होने वाला एक रोग है और आप सभी जानते हैं मानव आंख में विटामिन ए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा रेटिनॉल। अगला प्रश्न है एड्स किसके कारण होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं एड्स होता है एचआईवी वायरस के कारण। तो वायरस यानी कि विषाणु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। पहला दिया है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, कवक यानी कि फंगस और अमीबा। तो एचआईवी के कारण होता है एड्स रोग यानी कि विषाणु, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो दोस्तों केसर होता है वर्तिका से उत्पन्न। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन कहां से उत्पन्न होती है? दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखिएगा शैवालों से होती है। अधिकतर लोग इसका वृक्ष सही जवाब लगा देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है शैवालों से सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया था, तो याद रखिएगा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। या यह प्रश्न इस तरह भी आता है कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज ने। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का विकास J.S. किल्बी ने किया था, याद रखिएगा। और एक प्रश्न आता है कि मुख्य रूप से आईसी किस धातु की बनी होती है या किस तत्व की बनी होती है? तो याद रखिएगा आईसी बनी होती है सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो दोस्तों बग एक तरह का एरर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा एरर। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ऑप्शन है बहुत अधिक कीमत के कारण, वातानुकूलन की समस्या के कारण, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार के कारण, या बहुआयामी उपयोग के कारण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार के कारण सुपर कंप्यूटर्स अन्य कंप्यूटर से भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है सभी कंप्यूटर लैंग्वेज दी गई हैं और याद रखिएगा फॉरट्रैन का प्रयोग किया जाता है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए। इसके अलावा फॉरट्रैन का पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं टैली का प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना एवं तर्क पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, गणना एवं तर्क। अगला प्रश्न है भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है? दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न और याद रखिएगा इसका सही जवाब है बिहार राज्य में। भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार बिहार राज्य में भारत में सर्वाधिक स्वर्ण का भंडार है यानी कि सोने का भंडार है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर रखने का प्रस्ताव किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश के बस्ती शहर का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने चनाचूर को जीआई टैग
का आवेदन किया है? जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और पश्चिम बंगाल ने चनाचूर के लिए जीआई टैग मांगा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना है? तो दोस्तों इसका नाम है फ्रंटियर या फ्रंटियर, जो कि हाल ही में विकसित किया गया विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में अधिकृत किया गया है? तो दोस्तों लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड राज्य में अधिकृत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय कौन है? तो दोस्तों के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय है श्रेया लैंका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, श्रेया लैंका। अगला प्रश्न है, किस देश ने चंद्रमा का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? यह प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाता है कि चंद्रमा का सबसे सटीक नक्शा किस देश ने जारी किया है? तो इसका सही जवाब होगा चीन। चीन ने चंद्रमा का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने पहली बार हिंदी भाषा को अपनाया है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हिंदी भाषा को अपनाया है पहली बार। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत से ब्रोकन राइस का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चीन, जो कि भारत से ब्रोकन राइस का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों जापान ने पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा जापान। अगला प्रश्न है, कौन सा हवाई अड्डा अपनी तरह का एक पार्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर मिल शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा या राजीव गांधी हवाई अड्डा। तो इसका सही जवाब होगा छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, जिसे आप सीएसटी के नाम से भी जानते हैं, और यह मुंबई हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। इसके अलावा कोचीन हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा सभी जानते हैं, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है, और राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद हवाई अड्डे का नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बढ़ते समुद्र के स्तर को दूर करने के लिए कौन सा देश एक मूंगा के आकार का तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो याद रखिएगा, समुद्री स्तर के बढ़ने के कारण और या इसकी समस्या से बचने के लिए मालदीव्स एक तैरता हुआ शहर बना रहा है और मूंगा के आकार का शहर बना रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में चिन्हित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा वियना, और वियना याद रखिएगा ऑस्ट्रिया में स्थित है, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2023 के G20 बैठक की मेजबानी की है? तो आप सभी जानते हैं G20 बैठक की मेजबानी दिल्ली ने की है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। दोस्तों G20 से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो G20 पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैंने अथर्व एकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देखिएगा, जिसमें जितने पॉसिबल प्रश्न हो सकते हैं G20 से संबंधित मैंने सभी एक वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 11वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।